सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुसलमान दुनिया में जहां कहीं भी हो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। इस हवाले से ताज़ा हवा का झोंका बरतानिया से आया है, जहां बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने नामूस रिसालत का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठा दिया। बरतानवी पार्लियामेंट एक कानून पास करने जा रही है जिसके तहत मुजस्समों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसी हवाले से पार्लियामेंट में खिताब करते हुए नाज शाह ने यह मामला उठाया कि मुजस्समों की हिफाजत का तो इतना ख्याल है लेकिन मुसलमानों के जज्बात का नहीं। नाज शाह ने कहा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, मुसलमानों के जज्बात को भी समझा जाए। इन्होंने कहा जब हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लोग गुस्ताखी करते हैं तो हमें जो तकलीफ पहुंचती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह करे कि मगरिब इस्लामोफोबिया से निकले। दुआ है कि बरतानिया नामूस रिसालत के हवाले से कानून साजी करके बारिश का पहला कतरा साबित हो। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो अमेरिकी जरीदा इकोनॉमिस्ट दुनिया को पैगाम दे रहा है कि कोरोना बहाली का तरीका पाकिस्तान से सीखे। पाकिस्तान से इकोनॉमिस्ट की जानिब से आलमी वबा कोरोना वायरस को बेहतरीन तरीके से काबू करने वाले ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। ये अल्लाह का पाकिस्तान पर खास करम है। इसका सेहरा हुकूमत के सर भी जाता है जिसे अपोजिशन नाअहल और नालायक करार देती है, लेकिन हकीकत यह है कि अब अपोजिशन को भी पता चल गया है कि हुकूमत को गिराना तो दूर की बात, हिलाना भी इसके बस की बात नहीं। अंदर की खबर यह है कि अब अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों ने मायूस होकर अगले इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम अभी से शुरू करने का फैसला कर लिया है। क्यों किया है यह फैसला? इसलिए कि पीडीएम का जादू नहीं चल सका, क्योंकि मफाद अपने अपने हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो नई प्रेम कहानी शुरू हुई थी वह पूरी तरह से 90 की दिहाई की सियासत की तरफ लौट चुकी। दोनों जमातों की नई लीडरशिप भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चल निकली है। आजाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में बिलावल भुट्टो ने एक तीर से कई शिकार कर डाले। जहां हुकूमत पर तनकीद की वहीं नून लीग और जेयूआई को भी सुना गए। कहा आर या पार कहने वाले पांव पकड़ने पर आ गए हैं। इल्जाम ये लगाया कि बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का प्लान शहबाज शरीफ और मौलाना ने नाकाम बनाया। बिलावल का आज के खिताब का पैगाम यह है कि पीडीएम में वापसी अब बिल्कुल नहीं होगी। रही बात नवाज शरीफ की वतन वापसी, तो इस हवाले से जरदारी साहब अब कोई शिकवा देने को तैयार, कोई मशवरा देने को तैयार नहीं है। वो तो अब शिकवे कर रहे हैं। लेकिन नून लीग का कहना है कि अगर मुल्क नहीं चल रहा तो वो नवाज शरीफ से वापस आने की बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये ऑफर भी आ गई है। नून लीग के हुकूमत पर इस गहरे तंज पर सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ की बीमारी सिर्फ अदालत पेशी और सजा से बचने के लिए ही है? आज बिलावल के खिताब और अपोजिशन के मुस्तकबिल से ही अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। असद खरल बाबर डोगर मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, कि जो बिलावल ने जिस तरह की बातें कर दी हैं कि जनाब आर या पार कहने वाले पांव पड़ गए, फिर वो कहते हैं जी हलवा और निहारी खाने के लिए नहीं हम बैठ सकते, ये तो वो सारों को सुनाते चले जा रहे हैं। इसकी क्या रीजन है, क्या वजह आपको नजर आ रही है? अब इसका मतलब अब तो एपीसी में भी नहीं इकट्ठे बैठेंगे। उसामा साहब, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मैंने बड़ी देर से आपसे कहा हुआ है कि शहबाज शरीफ वो ना आसिफ अली जरदारी के साथ बैठना चाहते हैं, ना वो पीपल पार्टी के साथ बैठना चाहते हैं। शहबाज शरीफ सोलो फ्लाइट चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अपने अच्छे ताल्लुकात करना चाह रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि 2023 के इलेक्शन में नून लीग को किस तरह से रायते मिलें। वो जो एक नया बयानिया लेके आए हैं, वो बयानिया जो है वो मुफाहमत की जो पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने भाई के पांव पकड़ के भी उसको मना लूँगा कि हमें अब मुफाहमत की पॉलिसी करनी है। और इस हवाले से मरियम और नवाशी पीछे हट जाएं और उन्हें मौका दें। तो बिलावल उस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि ये तो मुफाहमत की तरफ जा रही हैं, ये गवर्नमेंट को पूरा टाइम देंगे, उसके बदले ये चाह रहे हैं कि जनाब इनको भी कोई राहत मिले, आने वाले इलेक्शन में इनको भी हुकूमत में कोई ना कोई हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट है, इनमें से किसी न किसी जगह पर इनको अकोमोडेट किया जाए। और ये जो सजाओं का सिलसिला है, ये जो नैब की पकड़ दकड़ है, ये जो करप्शन की हुई
है, इस पे भी उनको राहत मिले। तो वो ऑब्वियसली जब आप शहबाज शरीफ जो हैं वो एक अपना नैरेटिव दे रहे हैं, तो वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब वो डायलॉग कर रहे हैं तो उसमें फिर पार्टी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। पे पार्टी जो है ना पे पार्टी पे नून लीग ट्रस्ट करती है, ना नून लीग पे पार्टी ट्रस्ट करती है। दोनों अपने अपनी दौड़ में है, दोनों अपनी अपनी मार में है। नून लीग जो है वो ये चाहती है कि अगले इलेक्शन में उसको हिस्सा मिलना चाहिए। पे पार्टी जो है वो अपनी डील करना चाह रही है, अपनी डील में वो अपना हिस्सा मांग रही है। तो ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज्यादा है। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जहां पर नैब का शिकंजा तंग होगा, जहां पर नैब इनको पकड़ के जेल में डालेगी, वहां पर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जो ही नैब का शिकंजा कमजोर होगा, ये देखेंगे कि नैब के शिकंजे से ये बाहर आ गए हैं, अब नैब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो ही ये दोनों जो हैं ये अपनी अपनी दौड़ में लग जाएंगे। लेकिन जरदारी साहब तो पेशी के बाद तो अब भी यानी जिस तरह से नैब के हवाले से अपनी जगह, लेकिन वो तो अब नवाज शरीफ पर ही चढ़ाई कर रहे हैं। वो कह जी डोमिसाइल मेरा कमजोर है असल में, यानी सर वो बहुत बड़ा तंज कर गए हैं, वो बहुत बड़ा तंज कर गए हैं कि नवाज शरीफ का डोमिसाइल तगड़ा है और मेरा डोमिसाइल कमजोर है। इनके उनसे सवाल ये किया गया था कि जनाब जो रायतें नवाज शरीफ को मिल रही हैं वो रायतें आपको क्यों नहीं मिल रही, तो वो बाहर है, मजे कर रहे हैं, शहबाज शरीफ बाहर है, तो उन्होंने कहा जी उनका डोमिसाइल तगड़ा है। कहने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ जो है इनका कोई पैंदा नहीं है, ये आज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं और कल उनके साथ डील भी कर लेते हैं, कल उनके साथ बैठ भी जाते हैं और उन कोई ना कोई ऐसा रास्ता उनको मिल जाता है जिसमें वो डील करके निकल जाते हैं। जबकि जरदारी साहब जो हैं वो डील के उस तरह से माहिर नहीं है जिस तरह से नवाज शरीफ माहिर है। आपने देखा कि 1999 में भी बेतहाशा पर्चे हुए, गद्दारी का मुकदमा, बगावत का मुकदमा, ये सारे हुए, वो बड़े तरीके से डील करके और शरीफ खानदान जो था वो फुर करके सऊदी अरब उड़ गया, उसके बाद वो लंदन चले गए और उसके बाद डायरेक्ट जब पाकिस्तान आए तो वजारत आला उनका इंतजार कर रही थी। तो जरदारी साहब का इस तरफ इशारा था कि जनाब जितने वो माहिर हैं, जितना उनका डोमिसाइल स्ट्रॉन्ग है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुर्बतें रखने का या उनके साथ डील करने का, वो डोमिसाइल मेरे पास नहीं है। ठीक, अच्छा असद खैरल साहब, ये अब दूसरी दफ़ा ऑफर आ गई है। पहले मरियम साहिबा ने कहा था कि जी मैं शाम को ही बुला लेती हूँ नवाज शरीफ को, आप गारंटी दे दें। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कहते हैं जी 3 ऑपरेशन होने हैं नवाज शरीफ के, जब तक वो नहीं हो जाते वो नहीं आएंगे। अब उन्होंने कहा है कि जी मुल्क नहीं चल रहा तो बता दें, नवाज शरीफ को वापसी का कह देते हैं, वो आ जाएंगे। तो ये नवाज शरीफ के बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता और वो उनसे रिक्वेस्ट करने की बात है तो वो आ जाएंगे। तो हुकूमत कह दे जी नहीं चल रहा तो आ जाते हैं। देखिए, एक तो ये मामला है उसामा साहब कि आज जरदारी साहब से जब सवाल किया गया, इस पर मैं बात करता हूँ, सवाल किया गया कि क्या आपके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक इस तरह की, उन्होंने कहा कि हम भी इसी मुल्क में ही रहते हैं। अच्छा, नंबर 1। दूसरा, जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से मशवरे की बात की गई तो उस हवाले से उन्होंने कहा जी जारी बात है मुफ्त मशवरे तो नहीं दिए जाते, जरदारी साहब इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, और वैसे भी मशवरा दे के वो तो अपना अलाइनमेंट कर रहे हैं और वो मशवरे दे के कि पहले उनको बयान का जिस तरह उकसाया नवाज शरीफ साहब ने ईंट से ईंट बजाने का, और ये भी जब उनसे सवाल हुआ कि आप मशवरा पाकिस्तान आने का भी दिया था कि आप पाकिस्तान आ जाए, नवाज शरीफ साहब तो इस्तीफे देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको समझ आ जाए कि इनको मशवरे का कोई फायदा नहीं है। और दूसरा ये है कि जो खिलाफ पुर हुआ है बड़ी मुश्किल से जरदारी साहब ने जो तायद की कि बिल्कुल उनके राब्ते हैं, उसके बाद वो नहीं चाहते, फिर वो कमज़ोर डोमिसाइल पहले ही उनका है और मजीद को आ गया बंदा, तो फिर उनकी जो नंबर ना लगे। दूसरी बात जो है कि जो बात उनसे की गई कि आपका वो बयान जो 3 साल तक आपने कहा कि आप हैं और हम हमेशा के लिए हैं, एस्टैब्लिशमेंट को जब ईंट से ईंट बचाने की बात उन्होंने की थी, तो आप उस पर कायम है। तो उस पर भी उन्होंने साफ़ी जो सवाल करने वाले थे मतीउल्लाह जान, उन्होंने कहा कि आप शरारती आपको पहले उठा लिया गया तो इसी हरकतों की वजह से, तो मुझे ऐसा जो मैं अब इतना यानी उन्होंने उस बात का भी जवाब भी नहीं दिया और तरीके से वो टाल गए उस बात को। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब पाँव पड़ने के लिए तैयार है ना, असल में बात ये है कि रेस क्या लगी हुई है। रेस ये है कि मरियम साहिबा, जुबैर साहब, आपने पता उन्होंने तो बयान ही दाग दिया ना
उन्होंने कहा बिल्कुल जनाब हमारी तरफ से सबसे अच्छी हैं, हम सबसे अच्छे बूट पॉलिश कर सकते हैं, हम सबसे ज़्यादा उनकी ताबेदारी के लिए तैयार है। जिस पे मरियम साहबा ने बड़ी नाराज़ हुई कि ये आपने क्या कह दिया। ठीक है, उसके बाद वो बयान अभी रिसेंटली आया कि जनाब इमरान खान साहब के अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। अब ये भी नून लीग के हलकों के अंदर ये इस पर भी बड़ी लेदे हुई कि ये जनाब क्या बयान हो गया। अच्छा, अब बेसिकली रेस ये है, मरियम साहबा कहती हैं कि मेरे साथ डायलॉग किया जाए, मुझे मिला जाए, मेरे साथ को बात की जाए, नेगोशिएशन की जाए, शहबाज शरीफ की बजाय माइनस शहबाज किया जाए और मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। कई दफ़ा वो ऑफर भी बेचारी कर चुकी हैं, कई दफ़ा वो कहती हैं हम नहीं बैठेंगे, ओपनली बात करेंगे, सबके सामने अब होगी, डील करनी होती तो कहती हैं कि इतनी नहीं, लेकिन वो कभी जिस बात में कह रही है ना कि मज़ाहमत बेसिकली मफाहमत के लिए वो कहती हो रही है कि हम इसलिए जोर लगा रहे हैं कि हमारे साथ भी बैठो, हम मफाहमत करना चाहते हैं, वापस आने को तैयार है। इसलिए घर में जो बच्चे जिसको अटेंशन ना दीजिए, आपको पता उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देता है वो, ताकि मेरी तरफ अटेंशन हो। अब मरियम साहिबा ने की तरफ ये ऑफर आई, अब शाहिद खान अब्बासी की तरफ से ऑफर आई। ये ऑफर वही है कि नवाज शरीफ साहब ताबेदारी करने के लिए तैयार हैं। अब जनाब वो बिल्कुल ताबेदार बन जाएंगे और अच्छे बच्चे के तौर पर वो काम करेंगे। वो इसलिए बेताब हुए जा रहे हैं, मरियम साहबा इसलिए बेताब हुए जा रही हैं। अब मामला ये है कि नफसा नफसी का आलम है। आप देख लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फजलुर रहमान साहब को रगेदा, उन्होंने नून लीग के अच्छे खासे उनका जो उन्होंने हल किया। उन्होंने कहा कि तरक्की के दावे वाले जो है और ये जो सारे उनके बारे भी उन्होंने बात की, मौलाना साहब के वाले से जो उन्होंने बात की। तो अब मामला ये है कि नफसा नफसी है और साथ उन्होंने ये भी ताना दिया कि हम तो जनाब बजट के हवाले से और उससे पहले बड़ा सोच के बैठे हुए थे कि हमने तो जनाब धरना देना था, लॉन्ग मार्च करना था, हमने उनको टफ टाइम देना था, हमने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाना था, हम वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद पंजाब में लाना था। तो हमारी तो चीजें सारी धरी की धरी रह गई हैं। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इन्हें डिच किया और ये साथ मिल गए, इन्होंने मैच फिक्सिंग कर ली है। तो अब मामला ये है कि मुझे ये बताएं कि ये अपोजिशन जो मुनकसिम की है, जो आपस में वो बैठ नहीं रहे, इससे हुकूमत को तो कोई थ्रेट नहीं है। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने मीडिया में कहा है, बाबू डोगर साहब, कि दिसंबर तक ये हुकूमत है, उसके बाद नहीं, और 2022 के शुरू में वो कह रहे हैं जी इलेक्शन हो जाएंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, छप भी गया है, और वो कह रहे हैं जी ये इमरान खान खुद ही हुकूमत तोड़ देंगे। दूसरी तरफ मरीम साहबा कहती हैं जी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये हुकूमत कब जाएगी, लेकिन जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। ये क्या हो रहा है? विदिन पार्टी भी कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारा टारगेट कोई है नहीं है, पीडीएम को कुछ जलसे जुलूस या एपीसी कुछ है नहीं, क्योंकि मरीम तो कह रही है आज़ाद कश्मीर की सारी ड्यूटीज़ मुझे दे दी गई हैं। तो ये क्या हो रहा है नून लीग के अंदर? उसामा साहब, सबसे पहले जो उन्होंने कहा ना कि आज़ाद कश्मीर की सबसे सारी ड्यूटीज मुझे दे दी गई हैं, उसका आज एक बहुत बड़ा जो था वो ये था कि आज मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस रिलीज जारी की। अच्छा। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने आज ये पूरा शेड्यूल दे दिया। और ये जो प्रेस रिलीज है, पहली प्रेस रिलीज जारी की, उसमें उन्होंने कहा जनाब के मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों मिलके आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और उनके साथ शाहिद खान अब्बासी होंगे। और वो ये है कि जी कि 4 तारीख को दोनों इस जगह जाएंगे, उसके बाद जनाब 9 जुलाई को दोनों जो है नीलम में जाएंगे, उसके बाद 10 जुलाई को शादरा में, 11 जुलाई को हटिया बाला में, 12 जुलाई को लीपा में। बाल पूरा शेड्यूल दे दिया कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मिल के आज़ाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। 15 मिनट के बाद उन्होंने इस हैंड आउट को डिलीट कर दिया। अच्छा, डिलीट करने के बाद एक और हैंडआउट जारी किया। वो हैंडआउट ये कहता है कि मरियम नवाज शरीफ जुम्मे रात से आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगी। मरियम नवाज शरीफ कल मुजफ्फराबाद पहुंचेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में कायदीन की शिरकत का शेड्यूल रोजाना बुनियादों पर जारी होगा। उसके बाद जब मरियम शहबाज से नवाज से ये पूछा गया कि सॉरी मरियम औरंगजेब से ये पूछा गया कि एक आपने पहले शेड्यूल दिया, उसके बाद आपने उसको डिलीट कर दिया, जो कि दोनों का जॉइंट शेड्यूल था, और उसके बाद अब आप कह रही हैं कि सिर्फ मरियम नवाज ही जाएंगी, शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे। जिस पर उन्होंने ये कहा कि जनाब वो चूँकि अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर जो वो MNA भी हैं, तो वो इसलिए नहीं जा सकते, लिहाजा मैं खुद ही सारा कुछ करूँगी। दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी उनके साथ मौजूद होंगे। अब शाहिद खान अब्बासी भी MNA है, शहबाज शरीफ भी MNA, चाहे वो अपोजिशन लीडर है, लेकिन जाहिर बात है वो भी MNA है। वो ये जलसे कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं कर सकते।
मेरी इतला ये है कि शहबाज शरीफ ने मरियम के साथ जलसा करने से इनकार कर दिया और वो नहीं जा रहे, और नून लीग अब ये बहाना बनाएगी कि जनाब चौंका शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, इलेक्शन कमीशन का कोई ज़ाब्ता अखलाक है कि MPAs MNAs मिनिस्टर जो हैं वो नहीं जाएंगे, तो लिहाजा शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे, मैं ही ये सारे जलसे करूँगी, ये कि मरियम नवाज़ करेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरियम नवाज़, अगर पहला एक हैंड आउट आया उसके बाद दूसरा हैंड आउट आ गया, अंदर की खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने जलसे करने से इनकार कर दिया कि चूँकि मरियम नवाज कर रही हैं तो मैं नहीं करता। शेड्यूल आज उनका शेड्यूल जारी होना था, ये तो नहीं है कि कल रात तक उनको पता ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक क्या है। शहबाज शरीफ को भी पता था, मरियम नवाज को भी पता था। उसके बाद बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ शुरू में 3-4 जलसे करके उसके बाद मरियम को हैंड ओवर कर सकते थे। देखना ये आज़ाद कश्मीर का है ना ये मामला, तो ये तो बिल्कुल एक अलग से है। आज़ाद कश्मीर तो एक तरह से उसको एक इंडिपेंडेंस तो अपनी जगह हासिल है। फिर भी वहाँ पे वज़ीर आज़म वगैरह अगर जाएगा तो फटा पड़ा शेख सर, वो तो गिलगित बल्तिस्तान भी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस उसकी हैसियत है, लेकिन वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया था कि जनाब वहाँ पर मिनिस्टर या ये नहीं जा सकते। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने ज़ाब्ता अख्तियार, लेकिन ये मेरा सवाल तो ये है कि शाहिद खान अब्बासी जा सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जा सकते हैं, फेडरल मिनिस्टर जा सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो का मैंने तो पहले उसामा साहब कह दिया था 2-3 दिन पहले, मैं कहा शहबाज शरीफ साहब जब मरियम साहब अगर जाएंगी इस मामले को लीड करेंगी तो वो नहीं जाएंगे। वही बात हुई। अच्छा, अब बेसिकली जब ये हैंड आउट आया है और शहबाज शरीफ साहब को पता लगा है तो जाहिर बात है उन्होंने इसके ऊपर तो रिएक्शन दिया है। जब रिएक्शन दिया है, उनका रिएक्शन आया है तो वो डिलीट करना पड़ा है, क्योंकि उसकी उनकी कॉन्सर्ट नहीं थी शामिल। इन्होंने समझा कि ऐसे ही हम कर देंगे और शहबाज शरीफ साहब को बीच में वो खुद ही आ जाएंगे इसमें। अच्छा, इसके जरिए ये बताएं शाहिद खान अब्बासी साहब को क्या हो गया? कभी वो कहते हैं जी हम माहिर हैं इलेक्शन चोरी करने में, इस तरह की बातें करते हैं। अब उन्होंने कहा जी वो 50 मिनट का इंटरव्यू था, उन्होंने अपने मतलब की चीज़ें निकाल ली, मैं माफ़ी मांग लूँगा शहबाज शरीफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं ये शहबाज शरीफ के पाँव पड़ने वाली बात ये इनको नहीं करनी चाहिए थी और इस तरह की उन्होंने तनकीद की। तो अब वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ को मैं वापस लाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया शाहिद खान अब्बासी को? क्या वाकई कोई नून लीग में सोच आ रही है कि किसी वक्त में नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं 2023 के इलेक्शन के आगे पीछे? साहब 2 वक्त में ये मामला नून लीग पे आया है, ये दूसरी मरतबा है। पहला वो स्टेज था जब नवाज शरीफ साहब आपको पता है बीमार हुए थे और बीमारी के बाद सूरत हाल ये हो गई थी कि यहाँ पे नून लीग आलमोस्ट जो है नवाज शरीफ साहब के हाथ से निकल गई थी और वक्त ये आ गया था कि वज़ीर आज़म हाउस जो है वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जो है उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया था। उस वक्त वज़ीर आला के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद जो हैं और मरियम साहबा जो है उन्होंने जोर लगाया नवाज शरीफ साहब को और मशवरा दिया कि अगर आप फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस नहीं आए तो ये जो हुकूमती अमूर है उसके साथ साथ पार्टी भी आपके हाथ से निकल जाएगी, लिहाजा आप फौरी तौर पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं। उस वक्त आपको पता है फिर फ़ौरन जो नवाज शरीफ साहब है वापस आ गए थे, हालांकि एक दफ़ा मरियम भी चले गई थी उनको, लेकिन वो फिर फ़ौरन वापस आ गए थे इस सिनारे। अब फिर दोबारा वही है, शाहिद खान अब्बासी साहब को ये अदराक है या मरियम साहबा को कि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर रहते हैं तो जो पार्टी की कमान है, जो क़यादत है, लीडरशिप जो है वो नवाज शरीफ साहब के हाथ से बदतरीज निकलती जाएगी और शहबाज शरीफ साहब पार्टी को टेक ओवर करते जाएंगे और ये मामला जो है बड़ा नुकसानदेह होगा। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने पूरी तरह पार्टी टेक ओवर कर ली तो नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ नहीं बचेगा, वो अल्ताफ सन बन के रह जाएंगे, वो लंदन तक ही महदूद होकर रह जाएंगे। तो अब इसलिए ये शाहिद खान। दूसरी बात ये है कि मरियम साहबा अपने तौर पर बड़ी ट्राई की, उन्होंने मुख्तलिफ जो कूदते हैं उनसे रब्ते करने की, उनको कोई खास नहीं डाला गया। अब वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर आएँ तो मे भी उनके साथ कोई ऐसी कोई बात हो जाए ताकि शहबाज शरीफ साहब का जो ये एक परसेप्शन है कि जनाब वो डीले मार रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं या वो सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, और इस वजह से पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा जो है उनका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके साथ पीपल्स पार्टी भी उनके साथ नहीं बैठना चाहती। फजलुर रहमान साहब है वो अब जरदारी साहब के साथ आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता वो भी करीब हो जाएंगे, वो भी उनके बयानिए पर चले जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल दो मजाद कूदते हैं, लेकिन मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब के बयानिए की खतरनाकी की वजह से, उसकी वजह से अपनी सर्वाइवल को बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो शहबाज के साथ मिल गए फजलुर रहमान साहब, वरना उनका आपस में कोई शहबाज साहब। आप फजलुर रहमान साहब के बेटे ने असम्बली में तकरीर की, आप वो तकरीर बरेट की सुन लें, वो बड़ी मुलायम सी तकरीर थी, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, बिल्कुल सादा सी उन्होंने तकरीर कर दी।
अब फजलुर रहमान जो है वो शहबाज शरीफ के साथ फिरते नजर आ रहे हैं, मरियम से पीछे हटते जा रहे हैं। एक चीज नोट करें, स्वाद मेरा ख्याल उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहा सर। दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि अगले 5 साल भी हमें अपोजिशन पे बैठना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि वज़ारत उज़्मा के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डील हो। वो मायदा इमरानी लेके आए हैं, वो कह रहे हैं उसके लिए मैं अपने भाई के पाँव भी पकड़ूंगा। आखिर भाई के पाँव पकड़े के कोई ना कोई डील तो ऑफर हुई है। मरियम कह रही है हमारी कोई डील नहीं है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं अपने डील के लिए अपने भाई के पाँव भी पकड़ूंगा। तो एक वाज़ेह तौर पर एक तफरीक नजर आ रही है, वाज़ेह तौर पर एक तकसीम नजर आ रही है। मरियम कैंप ये चाह रहा है कि जनाब डील करनी तो हमें इन करें, इसके बगैर हमें कोई डील मंजूर नहीं है। और उनको पता है कि अगर नून लीग डील करके जीत जाती तो अगला प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ है। मरियम को क्या मिला, शाहिद खान अब्बासी को क्या मिला, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब वो मिनिस्टर तो बनने से रहा, या तो उसको फिर कोई प्रेसिडेंट बनाए या फिर प्राइम मिनिस्टर बनाए, इसके अलावा तीसरी सीट तो उसके लिए नहीं है। शहबाज शरीफ के होते हुए कौमी असम्बली में, चले लास्ट टाइम तो मैं इस चीज़ का देता हूँ कि शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली में चीफ मिनिस्टर था, उधर MNA नहीं था, लेकिन अब वो MNA हुआ और नून लीग का सदर भी हुआ, तो इसके होते हुए शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये चीज तो क्लियर है। नवाज शरीफ ने फैसला किया था, अब भी नवाज शरीफ फैसला करेंगे, लेकिन सर शहबाज शरीफ को कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये फैसला कि उसके होते हुए शाहिद खान अब्बासी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं, मुझे नहीं ये पॉसिबल लग रहा। तो नून लीग में एक शरीफ खानदान में एक वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है। आज़ाद कश्मीर की कैंपेन देख लें, सवात का जलसा देख लें, तो इसमें नेशनल असम्बली में देख लें, शाहिद खान अब्बासी और मरियम के बयानात एक तरफ, शहबाज शरीफ के बयानात एक तरफ, दोनों बयानात आपस में तालमेल नहीं पहुंचाते। एक डील करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा कह रहा है कोई डील नहीं है, वो कह रहा है कि हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, वो कह रहा है मैं भाई के पाँव पकड़ लूंगा लेकिन मना लूंगा कि जनाब आगे अगर वज़ारत उज़्मा मिलती है तो हमें ये डील कर लेनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा तजादात हैं नून लीग के अंदर। न्यूज़ अपडेट्स का वक्त होने वाला है, उससे पहले दो चीज़ें, एक तो असद खलील साहब बिलावल भुट्टो को देख रहे हैं अगली हुकूमत में, यानी अगली हुकूमत बिलावल भुट्टो की, जरदारी साहब ने कहा है, आपको क्या लगता है इस पर? एक शॉर्ट कमेंट और उसके बाद अगला सवाल। पंजाब में अगर कुछ सीटें वो ले सकेंगे तो फिर हुकूमत उनकी बन सकती है। अभी तक के हालात जो है उसमें तो पंजाब में उनकी सीटें नजर नहीं आ रही, और सिंध की सीटों की बुनियाद पर मरकज में हुकूमत बना नहीं सकते। KPK में उनकी है नहीं, बलूचिस्तान में उनकी सीटें हैं नहीं, पंजाब के अंदर वो वर्किंग इसलिए कर रहे हैं, बार बार जोर लगा रहे हैं। कई दफ़ा आके उन्होंने यहाँ पे बैठक पड़ाव डाला है, जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने कैंपेन भी चलाई, लेकिन अभी तक उनके को हाथ आ नहीं रही चीज। अच्छा, राना सनाउल्लाह का बाबू डोगर साहब बयान कि जी दिसंबर तक की है ये हुकूमत, इस पर क्या कहेंगे? वो मेरा ख्याल पुरानी ख्वाहिश हो सकती है। वो मरियम साहब ने दिसंबर कहा था ना, वो पुरानी केसर का बटन दब गया तो उन्होंने वो दबाया। मैंने खुद वो 2022 का वो शेख रशीद का था ना, कुर्बानी छोटी हुई, दिसंबर 2022 तक की वो बात नहीं। देखिए ख्वाहिश तो नजर आता है, उन्होंने कहा इस साल का दिसंबर, ये 2022 के शुरू में इलेक्शन हो जाए। नहीं, देखिए ये हो सकता है कि कहीं जाके इमरान खान को 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 21 की बात नहीं कर रहा, कहीं जाके इमरान खान को ये लगे कि अब हमें इलेक्शन करवा देने चाहिए, क्योंकि आखिरी 4, 5, 6 महीने 4-5 माह की मसला है, तो वो 22 में एंड में दरमियान में कहीं इलेक्शन अनाउंस कर दें कि कोई ये एक आइडियल मौका है, यहाँ पर इलेक्शन कर सकते हैं, इकॉनमी अच्छी है, सूरत हाल अच्छी है, तो वो ये कर सकते हैं। इमरान खान इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं कि जो मुल्क की हालात हैं, जो सिचुएशन है, आगे पता नहीं क्या सिचुएशन बनेगी 23 में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है सामा साहब, तो हो सकता है कि उन डेवलपमेंट के पेश नज़र इमरान खान 22 के वक्त में इलेक्शन अनाउंसमेंट कर दें, लेकिन ये दिसंबर वाली कोई कहानी मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसी वजह से शायद बहुत से लोग, मैं आज देख रहा था कि जी ये भी कहा जा रहा है, ये जो कर्ज दिया जा रहा है और इसमें अरबों रुपया किसानों के लिए भी, जिसकी 12 एकड़ से कम ज़मीन है, 1-1.5 एकड़ वाले को भी 3 लाख कर्ज, इसके अलावा मशीन के लिए 2 लाख, इस तरह से कर्ज, ये कोई सियासी रिश्ते जिसको कहा जा रहा है कि जैसे अभी बजट में इतना कुछ रख दिया गया है कि ये तो वोट सारे चले जाएंगे इमरान खान को, तो ये तैयारी हो रही है या आपको लगता है कि नहीं ये बस ऐसे? बिल्कुल, मेरा ख्याल है जो डोगर साहब ने बात की, इस पे कंसिडरेशन है। इमरान खान साहब जो है वो मे भी अर्ली इलेक्शन पे जा सकते हैं, लेकिन वो न्यूज़ अपडेट्स के आखिर में कहीं हो सकता है। अभी न्यूज़ अपडेट्स के बाद आपको बताएंगे कि इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे किस तरह आया, क्या कारकर्दगी पाकिस्तान ने दिखाई है, ब्रेक के बाद।
अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब खुश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इस खबर को शेयर भी किया है। इकोनॉमिस्ट दुनिया का माना हुआ जरीदा है, उसने दर्जाबंदी की है मुख्तलिफ ममालिक की कि किस तरह कोरोना वबा की सूरत हाल से कौन सा मुल्क निमटा है, और इस हवाले से बाकायदा स्कोर उन्होंने जारी किया है। मुख्तलिफ इसमें चीज़ें ली गई हैं और उसमें दर्जाबंदी की है। उस लिहाज से उन्होंने हांगकॉन्ग को पहले नंबर पर रखा है, 96.3 स्कोर उसका रहा, और उसके बाद न्यूजीलैंड जिसका 87.8, और तीसरे नंबर पर हैरान कुन तौर पर, बड़ी अच्छी बात है वैसे, तीसरे नंबर पर है 84.4 स्कोर के साथ पाकिस्तान जनाब। और इस पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, ये चीज़ें बड़ी पॉजिटिव होती हैं कि ये इस तरह के जराइद जब इस तरह की बात लिखें तो उसका एक इम्पैक्ट दुनिया में जाता है, जिसको बहुत सी बातों में कहा जाती है सॉफ्ट इमेज, आपकी इन्वेस्टमेंट, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, भारत का नंबर 48वां आया है, और जबकि कहा गया कि जी भारत तो खुद वैक्सीन तैयार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल है। असद खरल साहब, ये बड़ी अच्छी और खुशाइन चीज़ है अगर इस तरह की कैटेगरीज में पाकिस्तान आता है। माहौलियात के हवाले से देखें तो उसमें यानी दुनिया जिन चीज़ों को, जो पैमाने दुनिया ने सेट किए हुए हैं, उसके हमारे यहाँ तो वही है ना। अगर आप कारकर्दगी देखेंगे जी कि इस मुल्क में जनाब आपने सड़क कितनी बना दी, गली और ये और वो, ज़ाहिर है वोट लेने के लिए भी चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आलमी सतह पर जो चीज़ें देखी जाती हैं वो तो ये है कि माहौल की बेहतरी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम मेरा ख्याल है पहले 4 प्रोग्राम्स में दुनिया के वो भी आया, कम तइदा की वो फहरिस्त है, और अब ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि जी वबा से निपटने में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। देखिए, मामला ये है कि उसामा साहब, ये जो उन्होंने ये सारा जो इंडिकेटर बनाए, और उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले कोरोना आलमी वबा से पहले एक इंडिकेटर, उसमें 100 हमने स्कोर बनाया, और उसके हवाले से हमने फिर दर्जाबंदी की, ये कैटेगरीज बनाई। तो अब मामला ये है कि पाकिस्तान ने चूँकि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया, और स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, इसको सराहा गया। WHO ने भी सराहा, अमेरिका के मुख्तलिफ इदारे, UNO सब ने, कि पाकिस्तान की एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। और फिर इस वबा से निपटने के लिए, और जिस तरह इस पर काबू पाया गया, और फिर पाकिस्तान का इस आलमी वबा के दौरान जो दुनिया की उभरती हुई मशतें हैं, जो दुनिया में जहाँ पे एक तरक्की हो रही थी, एक तरफ कारोबार सुकड़ रहे थे, मशतें सुकड़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान वो वाद मुल्क है जिसकी एक्सपोर्ट बढ़ी, जिसकी फॉरेन रेमिटेंसेस अगर बात की जाए, जो पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बाहर से जो आने वाला पैसा है अरबों डॉलर, उसमें भी इजाफा हुआ जी। और पाकिस्तान से बाहर जो मसनूआत गई, जो एक्सपोर्ट हुई, वो भी यानी प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में आलमी वबा के बावजूद। अच्छा, तमाम आलमी इदारे इससे बिल्कुल उलट कह रहे थे जब ये वबा आई, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो बहुत कम हो जाएगी, और पाकिस्तान को तो काबू नहीं पा सकेगा, और पाकिस्तान में जो अबतर हालत हो जाएगी। जिस तरह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे हम क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, सेहत के हवाले से बात है, तो वो बहुत कुछ ज़्यादा आइडियल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, इस रिसोर्सेज के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत ने जिस तरह जो हिकमत अमली अपनाई, उससे लोगों को बेरोजगार भी नहीं किया गया, लोगों के कारोबार भी बंद नहीं किए गए। इस वबा से जो एहतियात थी, जो मैक्सिमम हो सकती थी, उस पर भी निपटा गया। तालीमी इदारों के हवाले से जो SOP बनाए गए, जो पब्लिक प्लेसेस के हवाले से इज्तिमात, शादी, जो ब्याह तकरीबात, ये सारे मामलात हुए। कारोबार जो है वो भी चलता रहा, छोटा मोटा, वो भी साथ साथ चलता रहा। और जो लॉकडाउन जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे किया गया, लेकिन हर जगह पे लॉकडाउन नहीं किया गया। तो ये वो चीज़ें थी जिस पे मईशत हमारी जो थी, अगर जिस तरह अगर हम ये वबा पे काबू पाना तो एक अपनी जगह पे, लेकिन अगर हम कोलैप्स कर जाते, अगर हम मईशत के हवाले से जो हमारी सूरत हाल है, तो उससे जो डैमेज होना था वो भी कंट्रोल होना मुश्किल होता। तो लिहाजा ये जो एक मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद बात है। अब इस तरह के जो जरीदे हैं ये नॉर्मली बाइस रिपोर्टिंग करते हैं, अक्सर हमने देखा है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान को अगर तीसरे नंबर पे दिखा रहे हैं। देखिए हांगकांग कहाँ और पाकिस्तान कहाँ, देखिए ना, उसकी एक आइडियल सिचुएशन है। और फिर 84.85% तक हमारा जो है, और न्यूजीलैंड वो तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, और तरक्की याफ्ता मुल्कों की सब में भी पहले टॉप 5 में जिस तरह कंट्रीज या टॉप 10 में आते हैं, तो उनके साथ पाकिस्तान का आना इस मामले में। अच्छा बाबू साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसकी भी वजह बताएं, और साथ एक चीज़ ये है कि अब भी ये एक यानी बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है, ख़तरे की घंटी NCOC की तरफ से अब भी बजाई जा रही है कि अभी भी ख़तरा बहुत ज़्यादा है, और दोबारा से ये तब अब चौथी लहर की तरफ, खुदा अल्लाह ना करे, लेकिन एहतियात ना की तो उस तरफ हो सकता है कि पाकिस्तान जा रहा हो, क्योंकि दोबारा से केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ, और ये ट्रैजेक्टरी अच्छी नहीं है। बहरहाल कहा जा रहा है कि वैक्सीन का अमल जो है अब इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। जितना पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज थे वो भी आपके सामने थे,
जितनी पाकिस्तान ने अरेंजमेंट्स की वो भी आपके सामने थी, हॉस्पिटल की सूरत हाल आपके सामने थी, सारी वबा से निपटने के लिए जो हमने इकदाम किए, कोई ऐसा अनोखा इकदाम पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया जो कि बाकी दुनिया ने ना किया हो, जो अमेरिका ने नहीं किया या यूरोप ने नहीं किया। सारी चीज़ें वही थी जो हम उन्हीं को देख देख के हम भी कर रहे थे। मसला ये है कि इमरान खान पे कोई अल्लाह का ख़ास करम है, उनकी हुकूमत पे कोई ख़ास करम है, ये अल्लाह ताला की कोई ख़ास ऐसा है कि पाकिस्तान कोरोना की इस ख़तरनाक वबा के दौरान काफ़ी हद तक बचा रहा। अदरवाइज़ आपके सामने अपोजिशन बड़े बड़े जलसे कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के दरमियान ही सारी कैंपेन चली, कराची का इलेक्शन हो गया, लाहौर पंजाब में सारे इलेक्शन हुए। कौन सी ऐसी चीज है, मुझे एक बात बताएं, खालसा बड़ी तारीफें कर रहे थे, मैं इसलिए हंस रहा था, कौन सी ऐसी चीज है जो कोरोना से बचने के लिए हमने खास किया? हर वो काम किया जिससे कोरोना फैल सकता सर, था। ये जो हर वो काम हमारे लोगों ने किया। लोगों को कहा जी अस्पताल लाइनें नहीं लगानी, उन्होंने लगाई। कहा जी शादी हाल नहीं, पुलिस वालों ने पैसे ले लेके शादी हालों में शादी बंद हुए हैं। आप लेकिन मैं ये कहूंगा ये अल्लाह ताला का एक खास बेशक, इसमें कोई शक कि जितने भी इंडिकेटर थे वो सारे उलट हो गए। सर, भारत में जिस तरह मोदी ने चलाई उस पर दुनिया ने क्रिटिसाइज किया, वहां किस तरह के हालात हुए। वहां का सिस्टम कहा जाता है बेहतर है पाकिस्तान से। देख लीजिए कई दफा हुआ लोग पड़े थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, हॉस्पिटल में जगह, ऑक्सीजन तो हमारे भी उतनी है, उससे कम ही होगी, तादाद बढ़ाई गई। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि ये अल्लाह ताला का खास करम था। इसके अलावा ये कि जी गवर्नमेंट ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, वो मैं इस चीज पे मैं नहीं इस चीज को मानता। गवर्नमेंट जो बाकी कर रहे थे वही क्रेडिट तो उसका गवर्नमेंट को जाएगा ना, अल्लाह के करम से है, इसमें तो नो डाउट, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बाकी जिस तरह से जो कुछ हो रहा था वो आपके सामने था। कोई ये नहीं है कि मैंने ऐसी ऐसी शादियां सरकारी लोगों की अटेंड की जिसमें 3-3 हज़ार की गैदरिंग थी उन दिनों में जब कोरोना अरूज पे था और सरेआम हो रही थी, गैदरिंग सरेआम हो रही थी। कोई कोरोना के एसओपी इसको मानने को तैयार नहीं था। मैं आप अपने प्रोग्राम की सारी पिछली फुटेज निकाल के देख लें, हम यहाँ पे रोते पीटते रहे हैं। सर, इज्तिमात पर पाबंदी, इंडोर डाइनिंग बंद, बड़े बड़े हॉल्स में कोई फंक्शन नहीं हो सका, किसको नहीं पता। लेकिन चले, अब ये जो खतरा है आगे कहा जा रहा है जी मुख्तलिफ इक़साम पाकिस्तान में हैं और वैक्सीन के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत है। अगरचे अब ये दो राय हैं। एक तरफ कर्नल साहब कहा जाता है कि जी पाकिस्तान बहुत इससे ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीन कर सकता था। जवाब ये आता है जी हमने तो ऑर्डर्स किए हुए हैं। मेरा ख्याल पहले अभी वैक्सीन होगी नहीं तो अगली मैं आपको खबर दे देता हूँ, तो जो नया आ जाएगा ना उसमें आ जाएगा कि जनाब पिछली वैक्सीन जो अब एप्लीकेबल नहीं रही, अब नई वैक्सीन करा लें। तो जिन्होंने पहले वैक्सीन लगाई वो क्या करेंगे? सर, लोग पहले मर्जी के पहले 2 वैक्सीन कर रहे हैं कोर्स मुकम्मल। अब नया जो चौथी लहर में कह देंगे जनाब ये तो अब चूंकि वायरस नया किस्म का है तो लाजा इसमें तो ज्यादातर में सर वो उतना वो वैक्सीन नहीं कराई उससे वैक्सीन करवाने वाला बेहतर है। कोई भी नया इसका वेरिएंट अगर आता है तो उसमें कई तो वैक्सीन ऐसी हैं कि जो नए वेरिएंट्स को भी काफी हद तक कंट्रोल कर रही हैं। तो बाबू डॉक्टर साहब कुछ फहम भी तो हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है वैक्सीन बेचने वालों तो अपनी दुकान चमकानी है, उन्होंने कहना कि नहीं लगा लें। सर, डॉक्टर भी ये प्रोवाइड कर रही है ना जी। लेकिन उसामा साहब वैक्सीनेशन जिस तरह गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मैक्सिमम वैक्सीनेशन कर दी। हमें से पहले 60 से 70, फिर 50 से 60, फिर 40 से 50। तो मेरे नज़दीक मेजॉरिटी लोग जो हैं उन्होंने वैक्सीन लगाई है। आप यूरोप में देखें जहाँ पे लिटरेसी रेट 100%, अमेरिका में देखें जहाँ लिटरेसी रेट 100% है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वहाँ पर वैक्सीन लगाने के से लोग कतरा रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स में उन्होंने इंसेंटिव दिए कि जनाब ये इंसेंटिव देंगे जो वैक्सीन लगाएगा। इसके बावजूद लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं थे। हमारे यहाँ पर अच्छा वो अमेरिका की बनी हुई वैक्सीन जो दुनिया की बेहतरीन कही जा रही है, यूरोपियन वैक्सीन जो बेहतरीन कही जा रही थी वो लगाने को लोग तैयार नहीं थे। यहाँ पर जो चाइना से पता नहीं किस जो भी आई वैक्सीन पर लोगों ने उसको बड़े जोशो खरोश से लगवाया। और आपने ये भी देखा कि जब वैक्सीन की यहाँ पर शदीद कमी हुई उसकी वजह ये थी कि ऑर्डर्स लेट हो गए, ऑर्डर लेट दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की नाअहली कह लें। तो यहाँ पर दंगे फसाद हुए, लड़ाइयाँ हुई, लोगों ने शीशे तोड़ दिए ना हमें वैक्सीन लगाएं, लाइनें लगी हुई थी। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में हुआ। इसका मतलब ये है कि लोग कोऑपरेट कर रहे थे। अच्छा। लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं। और जहां तक आपने कहा कि आउटडेटेड या नहीं कोई नया वेरिएंट आ जाए तो फिर तो यहाँ पे तो दुनिया में ये भी हो रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन जो है वो लेते हैं। कोई स्पुतनिक ले ली, कोई एस्ट्राजेनेका ले ली और उसको आपस में मिला के एक नई चीज़ बना के उसकी भी वैक्सीन लगा रहे हैं।
तो तजर्बे इससे भी हो रहे हैं। ये तो हो गई वबा की बात, कोरोना वबा की। यकीनन इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का बड़ा ख़ास फजल व करम है। अल्लाह करे कि आगे भी इसी तरह हो और ये वबा पूरी दुनिया से मुकम्मल ख़त्म हो। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि एहसास प्रोग्राम की अगर दुनिया में पजीराई हमें नज़र आती है कि जी सोशल सेक्टर के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स में से एक इसको कहा गया। माहौलियात के हवाले से जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसको दुनिया मान रही है, उसके हवाले से फंडिंग की बात हो रही है, सऊदी अरब कह रहा है कि इसके साथ मिलकर करना है। तो ये बाबर डोगर साहब, ये तो आप समझते हैं कि ये इंटरनेशनली इस चीज़ को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो गोल सेट किए जा रहे हैं दुनिया के लिए। अभी मैं देख रहा था चाइना ने 1 दिहाई पहले ही जो गुर्बत के खात्मे के जो गोल्स थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो 1 दिहाई पहले उन्होंने अचीव कर लिए हैं। पाकिस्तान ने माहौलियात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है, एहसास प्रोग्राम का जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये भी तो बड़ी अचीवमेंट्स हैं। आप हुकूमत अपनी जगह उसकी बेशुमार खामियाँ, बहुत कमियाँ भी हम बहरान पे बहरान ये लोड शेडिंग का ही देख रहे हैं, मगर ये चीज़ें तो सराहना ही चाहिए कि जहाँ कुछ अच्छा हो। बिल्कुल, अगर दुनिया सराह रही है इसमें एक चीज़ जो बेहतर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो दरख्त ट्री प्लांटेशन या पौधों की जो प्लांटेशन है उसका जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, और अरबों पे अब अपोजिशन तो बड़ी उस पर क्रिटिसाइज़ करती कि जी हमें वो 10 अरब दरख्त दिखाए जाएँ। चले 10 अरब नहीं लगे होंगे तो मैं कहता हूँ 50 करोड़ लगे होंगे, तो 50 करोड़ भी एक बहुत बड़ी तादाद है दरख्तों की। मैं लाहौर में देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मैं देखता हूँ कि वहाँ पर पौधे लगे और इसी दौर में लगाए गए। तो अल्टीमेटली माहौलियात पे उसका फ़र्क तो पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान का फोकस है, वो इस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं कि माहौलियात को इसको बेहतर किया जाए और गवर्नमेंट का फोकस है। और मे बी वो टारगेट्स शायद जितने गवर्नमेंट क्लेम करी उतने टारगेट्स के लिए अचीव ना किए हों, लेकिन बहरहाल उससे कम भी किए हैं, लेकिन किए हैं। ये असद खरल साहब, अब जितने भी आप देख लें, वर्ल्ड बैंक, IMF हो, अभी मैं देख रहा था फिच की रिपोर्ट थी कि अगस्त में शायद पाकिस्तान को ये वबा से निपटने के लिए IMF की तरफ से भी शायद $2 अरब हैं, 1.5-2 अरब डॉलर मुझे सही तरह, या 2 का फिगर मेरे ज़हन में आ रहा है, तो वो भी मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें इकोनॉमिस्ट अगर छाप रहा है, पाकिस्तान कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ें देखते हैं इंटरनेशनल इदारे के जी ये काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। काम होता है तो फिर ही वो इमदाद की तरफ आते हैं कि ये इस हुकूमत में काम हो रहा है। यानी सेहत के हवाले से ये वबा में तो सब को पता लग गया क्या है। अमेरिकन जिस तरह से सिस्टम में कोलैप्स शुरू में होता नजर आया, वो तो फिर उन्होंने बड़ी तेजी से वैक्सीन। देखिए, अमेरिका का तो बहुत बड़ा बजट है और बरतानिया के, लेकिन उसके मुकाबले में मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह का भी फजल करम है, लेकिन बार हुकूमत भी जो अपने ताई उन्होंने इंतजाम किए हैं, तो उससे पाकिस्तान कई डॉक्टर्स शहीद हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ। तो दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो ट्री प्लांटेशन है, इसके लिए अपोजिशन ने मजाक उड़ाया इमरान खान साहब का। ये हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए ये बहुत जरूरी था। सर ब्रेक है, और इसको अगर ना आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा एक बुरान पैदा। सर ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद बात करेंगे बरतानिया की पार्लियामेंट में नामूस रिसालत के हवाले से आवाज़ उठाई गई है, बहुत बड़ी बात है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट है नाज शाह, उन्होंने नामूस रिसालत का मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में उठाया है। हो ये रहा है कि बरतानिया की पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून पेश किया जा रहा है कि जिसके तहत अगर मुजस्समों को कोई शख्स नुकसान पहुंचाता है तो उसे 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब इस कानून की बात हो रही है, और इसी हवाले से नाज शाह ने कहा कि जी अगर ये मुजस्समों के हवाले से इस तरह का कानून आ सकता है, तो जो 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, जब उनके दिलों पर इस तरह से ठेस पहुंचाई जाती है, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम, काबिल मोहब्बत हस्ती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी शान के ख़िलाफ़ जब बात की जाती है तो उस पर क्यों नहीं कोई कानून साजी की जाती। तो ये अब बात हो रही है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह करे कि बरतानिया में चीज़ हो, फिर पूरे यूरोप में हो, क्योंकि हम देखते हैं कि हॉलोकॉस्ट के हवाले से तो कवानीन मौजूद हैं कि जी आप ये बात नहीं कर सकते कि जी कत्लेआम हुआ नहीं हुआ हिटलर के दौर में यहूदियों का, तो उस लिहाज से इस चीज़ को देखना चाहिए। और ये बात इमरान खान साहब भी कई दफ़ा उठा चुके हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे बात कर चुके हैं। तो असद खरल साहब ये बड़ी अच्छी बात है, और इसको बुनियाद बनाकर जिस तरह इमरान खान साहब बार बार कह चुके कि जी OIC के प्लेटफॉर्म से सबको इकट्ठा करना चाहिए, अभी सफ़ीरों को भी बुलाया कि सब मिलकर ये बात करें और ये चीज़ लेकर आएँ कि इंटरनेशनली एक हो। ये इस्लामोफोबिया, जिस तरह से इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की मुनाफी बात की जाती है, कभी कुरान की बेरुमती, तो इसको काबिल सज़ा जुर्म इंटरनेशनली होना चाहिए।
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये होना चाहिए। देखिए, ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये कानून एक इंटरनेशनल, जिस तरह आपने बात की, कानून होना चाहिए कि तमाम अंबिया इकराम जो हैं और आसमानी जो किताबें हैं और उसके हवाले से उनकी जो अगर गुस्ताखी करेगा, कोई भी बेहुरमती करेगा, तो उसके ऊपर ये कानून लागू होना चाहिए। अब देखें ना, एक मुजस्मों के हवाले से आप 10 साल कैद रख रहे हैं और आपके आपने भी क्रिश्चियन में जिस तरह उनके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके भी नबी हैं, बाकी जो मज़ाहिब हैं, तो सब मज़ाहिब के जो अंबिया हैं, जहाँ आसमानी जो किताबें हैं, उसकी जो बेहुरमती होती है, क्या उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए? ये तो एक हिपोक्रेसी है ना कि आपने मुजस्मों के हवाले से भी आपको 10 साल सज़ा है और हमारे जो अंबिया इकराम है, हमारे नबी हैं, किसी भी मज़हब और या किसी भी मज़हब के जो उनके नबी हैं, बुजुर्ग हैं, और या जो जिनको वो पैरोकार हैं, जो उनके जो फॉलोअर हैं, देखिए इसका मकसद क्या है? मकसद यही है ना कि दिल आज़ारी ना हो, किसी की भी दिल आज़ारी ना करना। इसके अंदर भी पर्पज़ यही है कि मुजस्मा तोड़ने से भी किसी एक कम्युनिटी को हर्ट करने की बात है ना, तो इसलिए कि ताकि मुजस्मा किसी का, अगर उनके किसी भी चाहने वाले का आप तोड़ेंगे तो उनका दिल आज़ारी होगी। तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिनकी आपने बताया 1.5-2 अरब मुसलमान हैं दुनिया के अंदर, तो उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो क्या उससे दिल आज़ारी नहीं होगी उस 2 अरब 1.5-2 अरब लोगों की? तो उसके लिए भी जो बरतानवी जो रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने जो बात बड़ी ये ज़बरदस्त उठाई है कि आप वहाँ के 10 साल कैद रख रहे हैं, तो यहाँ उनके हवाले से भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये लेजिस्लेशन में लाएँ और ये बरतानिया की पार्लियामेंट लाती है, तो इससे बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी पूरी दुनिया में। वहाँ पे मुसलमान जो हैं, जो एक इस्लामोफोबिया है या मुसलमानों को जो दीवार से लगाने की बात की जा रही है, ये हिपोक्रेसी की बात की जाती है, तो बरतानिया को इस हवाले से बढ़ के आगे आना चाहिए। कनाडा के अंदर बहुत, जिस तरह जस्टिन ट्रूडो हैं, वो बहुत मुसलमानों के हवाले से जिस तरह कनाडा की बात की, अभी हाल ही में जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि पूरे ख़ानदान को कुचल दिया गया कनाडा में, और उसके बाद उन्होंने कहा जी इस्लामोफोबिया है, जस्टिन ट्रूडो ने माना, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी ये इमरान खान ने कहा कि आपने जोड़ दिया दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया, आपने इंतहा पसंदी को, एक्सट्रीमिज़म को इस्लाम से जोड़ दिया। हमेशा नाम लेते थे जी इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, लोगों के जहनों को आपने इस तरह से बना दिया, खुद लीडर्स ने इस तरह बना दिया कि जी इस्लाम जो है ना वो कुछ खुदा न खास्ता को गलत और इस तरह से। तो और अब आप ये आप ही हैं कि इसके लिए लेजिस्लेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अभी उस तरफ नहीं आ रहे ये लोग। उसामा साहब, यही चीज़ें जो है ये आज नाज शाह ने अपनी बहुत ही जज्बाती तकरीर में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये चीज़ें की हैं। वो लेबर पार्टी की पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तानी नज़ाद है, बरतानवी नेशनलिटी होल्डर है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो मुजस्मे इनकी क्या हैसियत है, में और ये पत्थर के टुकड़े हैं, ये इनको तोड़ने से ना इनको कोई तकलीफ पहुंचती है, ना ये कुछ कह सकते हैं आप इनको तोड़ दें, इनके टुकड़े कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चौका ये विंस्टन चर्चिल जो है उसका मुजस्मा है, या फिर ये ओलिवर क्रॉमवेल का मुजस्मा है, या बर्नार्ड शॉ का मुजस्मा है, जिससे बरतानिया के लोगों की अटैचमेंट्स हैं, लोगों के ये हीरोज़ हैं, और इनके अगर मुजस्मे तोड़े जाएं तो लोगों के जज्बात जो है वो उभार आ जाता है उनमें, और इसलिए कि लोग इमोशनली उससे अटैच्ड हैं इन मुजस्मों से, तो इनको अगर तोड़ा जाए तो लोगों के जो जज्बात हैं वो उनके साथ खेला जाता है, वो दुखी महसूस करते हैं, लिहाजा 10 साल की सज़ा रखी जाए जो इनके मुजस्मे तोड़े। ठीक, दूसरी तरफ मुसलमानों की सब शदीद अटैचमेंट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हमारे नज़दीक वो हमारे हीरो हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे लिए सब कुछ है वो। तो जब बरतानिया में या यूरोप में कोई इस तरह के ब्लास्फेमस कार्टून्स आते हैं तो हमारे जज्बात जो हैं वो भी मुंतशिर होते हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस तरह के कोई कार्टून बनाए या छापे, ये हमारे लिए गैरत का सवाल है। तो मुजस्मों पे आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं, तो हमारे हीरो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए आइडियल हैं, हमारी ज़िंदगियों का महवर है, अगर उनके बारे में कोई इस तरह की बात करे तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। बड़ी इम्प्रेसिव तकरीर थी, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, जज्बाती तकरीर थी। उन्होंने उसमें बेताशा मिसालें दी, बल्कि देखिए बरतानिया की मिसालें दी कि बरतानिया में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, जो लीडर थे, जैसे बर्नार्ड शॉ थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की अजीम
हस्ती अजीम शख्सियत जो है वो डिक्लेयर किया, तो उनके अपने जो राइटर्स थे उनका मिसालें देकर उन्होंने ये साबित किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए सब कुछ है, तो हम कोई ऐसी ब्लास्फेमी बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप मुजस्मों के लिए लेजिस्लेशन कर सकते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए क्यों नहीं ऐसी लेजिस्लेशन होती? तो ये वो गैप है, ये बरतानिया का और यूरोप के जो लोग हैं जो इमरान खान कहते हैं कि उनको ये समझ नहीं है, तो उनको समझाया गया। समझ मसला ये नहीं है, समझ पूरी है, समझ पूरी है कि आप मुजस्मों के लिए तो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, वहाँ पर आज़ादी इज़हार राय क्यों नहीं है? वहाँ पर अगर मुजस्मा कोई तोड़ देता तो उसके लिए सज़ा क्यों है? और वहाँ पर कार्टून छापने के लिए सज़ा क्यों नहीं है? वहाँ पर आज़ादी इज़हार राय क्यों आ जाता है? मसला ये कि ये जान के शर पसंदी है, ये इंतशार पसंदी है, ये जानबूझ के की जाती है, एक एजेंडे के साथ की जाती है ताकि मुस्लिम ममालिक में अनरेस्ट पैदा हो, वहाँ पर नफरत पैदा हो। और यहाँ पर आप देखें लोगों की अटैचमेंट है, उसके लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो तो फिर देखते हैं ना, यहाँ तोड़फोड़ शुरू हो गई है, हंगामे हो गए हैं, तो वो तो कहते हैं लो जी कोई भी, फिर वो आपको एक्सट्रीमिस्ट जो है वो लेबल कर देते हैं, वो मिसालें दे के आपको ये साबित करते हैं कि ये देखिए ये एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट वो है जो इस तरह की ब्लास्फेमस कार्टून छापते हैं, ये लोग मिसले नहीं है। उसके बाद आपको ये आवाज़ जो है और ताकत पकड़े और अरकान पार्लियामेंट भी इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और इस तरह की कोई ना कोई कानून साजी शुरू हो। और OIC के प्लेटफॉर्म से भी ये चीज़ होनी चाहिए कि ममालिक पर दबाव डाला जाए। 50 से ज़्यादा ममालिक, 57 इस्लामी ममालिक, वो मिलकर हर मुल्क से बात करेंगे जी आप इस तरह की कानून साजी करें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।